है, थोड़े बहुत मान से, बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3A लिखा है अध्याय 3 क के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारियों की बेदखली। कुछ विशेष वर्ग के भूमि स्वामियों के ऊपर इस चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर का सेक्शन 23A समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना है सेक्शन 23J क्या होता है। हमने भूमि स्वामी की एक परिभाषा कल पढ़ी थी, आप लोगों को याद भी होगी, और कौन से सेक्शन में है ये भी आप लोगों को पता होगा। खैर अपन उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 23J लिखा है अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए भूमि स्वामी की परिभाषा। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मिला वैशाली, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भूमि स्वामी कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में भूमि स्वामियों को समझने के पहले हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम में कौन कौन लोग भूमि स्वामी हो सकते हैं उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो परिभाषा हमको नहीं पता तो हम इसमें भूमि स्वामी में कौन कौन से लोग आते हैं वो नहीं आएंगे। खैर फिलहाल हम पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा है इस अध्याय के प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी से अभिप्रेत है कोई ऐसा भूमि स्वामी जो किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसके अंतर्गत रक्षाओं का सेवानिवृत्त सदस्य भी आता है। आप लोग याद रखना, पढ़ने से कई स्टूडेंट इनको किराएदार मान लेते हैं। किराएदार नहीं है, ये खुद भूमि स्वामी है। और वो भूमि स्वामी क्या है? सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षाएं सेवा में आती है। अब ये भूमि स्वामी, ये लोग टेनेंट नहीं है, ये लोग लैंडलॉर्ड हैं। अब ये किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा लाएंगे तो अध्याय 3A के प्रोविज़न लागू होंगे। ठीक है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी अगर साधारण भाषा में समझे तो सरकारी कंपनी, अगर सरकारी कंपनी का कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उसके ऊपर सेक्शन अध्याय 3A के प्रोविजंस लागू होंगे। जैसा लिखा है कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह पत्नी, ठीक है ना, यानी विडो कोई और डिवोर्सी लेडी, इन लोगों के ऊपर भी सेक्शन 3A के प्रोविजंस लागू होंगे। और आगे लिखा है विकलांग व्यक्ति, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं वो लोग भी इसके अंतर्गत आएंगे। लिखा है किसी सरकार का कर्मचारी जिसके अंतर्गत रक्षा और सेवाओं का ऐसा सदस्य भी आता है जो अपनी सेवा शर्तों के अनुसार किसी ऐसी जगह जहां उसके स्वामित्व में कोई मकान हो पदस्थ किए जाने पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है, या ऐसी किसी जगह पर उसके पदस्थ किए जाने पर शास्त्रिक भाड़े का संदाय करने पर ही ऐसे स्थान के लिए हकदार है। मतलब सीधी सीधी सी बात में माने तो सरकार की सेवा का कोई ऐसा कर्मचारी जिसको अगर किसी जगह पे पोस्ट किया तो वो सरकारी घर नहीं लेता क्योंकि वहाँ पे उसका खुद का घर है। तो ऐसा भूमि स्वामी भी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भूमि स्वामी माना जाएगा। अब वो भूमि स्वामी था कि वो व्यक्ति जो स्वयं के लिए या किसी और के लिए, किसी और के फ़ायदे के लिए, है ना, किराया वसूल कर सकता है। अपन ने रिसीवर, प्रशासक और 2-3 तरह के लोग पढ़े थे, वो सारे लोग भूमि स्वामी थे। तो यहाँ भूमि स्वामियों का एक अलग वर्ग बनाया गया है। ये भूमि स्वामियों का अलग वर्ग इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब हम उसके लिए पढ़ेंगे सेक्शन 23A। ये लोग बेदखली के लिए वाद लाएंगे तो ये लोग सेक्शन 23A में लाएंगे। 23 लिखता है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी को बेदखली के लिए विशेष उपबंध। पढ़ते हैं। लिखा है किसी अन्य विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल के बात होते हुए भी भूस्वामियों की निम्नलिखित धाराओं में से किसी एक या निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 6 नियम 14 तथा 15 में उपबंधित रीति से इस प्रकार हस्ताक्षरित हो और सत्यापित हो, मानो वो वाद पत्र हो, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी पे टिक कर लो। 2 पॉइंट इसको हमको समझने हैं। यानी अभी हमने 23J में जो भूमि स्वामी पढ़े, वो भूमि स्वामी अगर किसी स्थान से किसी व्यक्ति की बेदखली के लिए कोई मुकदमा लाना चाहता है तो सबसे पहले वो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 एवं 15 के तहत हस्ताक्षरित होगा, सत्यापित होगा और वाद पत्र माना जाएगा। देखो सिविल न्यायालय में तो धारा 12 में जो हमने ग्राउंड पढ़े थे, बाकी भूमि स्वामी तो बेदखली के लिए सिविल न्यायालय में ही वाद लाएंगे और सिविल न्यायालय में वाद जो है वाद पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बाकी लोग भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ नहीं है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी सिविल न्यायालय तो होता नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न कर दिया कि वो व्यक्ति भी आदेश 6 नियम 14-15 के तहत सत्यापित और हस्ताक्षरित जब आवेदन पेश करेंगे तो उसको वाद पत्र माना जाएगा। और ये लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
ऐसा वाद पत्र पेश किसके समक्ष करेंगे? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष, ठीक है ना। बाकी लोग सिविल न्यायालय में वाद पेश करेंगे, ये लोग भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकेंगे, है ना। और क्या आप उसके अंदर प्रेयर करेंगे कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसा आदेश दे कि अभिधारी उस भूमि का या उस स्थान का कब्जा इन लोगों को दे दे। आधार आप लोगों को घर में पढ़ना है, वही आधार है जो हमने 12 में पढ़े थे। वास्तविक आवश्यकता के आधार, पहला कि उसको खुद के घर के लिए आवश्यकता है, कुटुंब के सदस्य के लिए आवश्यकता है और अन्य कोई मकान नहीं है। दूसरे में व्यापार वाला पॉइंट आ गया। और तीसरे में जहाँ के अभिधारी ने कोई अन्य मकान अर्जित कर लिया हो। ये तीनों आधार इसके अंदर आप लोगों को देखने हैं। इन्हीं तीनों आधारों पे ये मुकदमा लेके आएंगे। समझने लायक बात सेक्शन 23 में कितनी थी? सिर्फ इतनी कि उन लोगों को इन जो 23J में जो भूमि स्वामी हैं, इनको अगर अभिधारी को बेदखल करना है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ वाद पत्र के माध्यम से आदेश 6 नियम 14-15 के तहत हस्ताक्षरित और सत्यापित वाद पत्र पेश करना है। आधार इन लोगों के पास 3 ही हैं। पहला, वास्तविक आवश्यकता मकान की, वास्तविक आवश्यकता दुकान की, और अगर अभिधारी ने कोई बेदखल कर लिया हो। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें सिर्फ ये समझ लेना को, अगर इसके अलावा किसी और आधार पे मकान खाली कराना तो फिर धारा 12 में जाना पड़ेगा। अगर मरम्मत और पुनर्निर्माण करानी है तो धारा 12 में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अन्य कोई भी आधार उठाना चाहता है तो धारा 12 में जाना पड़ेगा। सिर्फ वास्तविक आवश्यकता के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। अब एक जहन में एक सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा कर रहा, इन लोगों को ऐसी विशेष सुविधाएं क्यों दी, या ये लोग वो लोग सिविल न्यायालय में क्यों नहीं जाएंगे, ये लोग सिविल न्यायालय में क्यों जाएंगे, ऐसा क्यों किया? कोई आइडिया है सचिन? दूसरा, फास्ट ट्रायल जो भी हम पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने टाइम लिमिट कर दी है कि आपको इतने समय में इसके दावे को निपटाना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इनको अलग से रखिएगा, ठीक। अब सेक्शन 23B यानी 23 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की धारा 23 के दिन प्रत्येक आवेदन के संबंध में समन जारी कर सकेगा, ठीक है ना। आप लोगों को सेक्शंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 के ऊपर लिखो समन जारी करेगा सेक्शन 3 में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। जिस्ट में बता देता हूँ, जैसे ही कोई 23J में आने वाले भूमि स्वामी 23A के आधार पर स्थान खाली कराने के लिए कोई दावा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करते हैं तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो अभिधारी है उसकी अगेंस्ट क्या जारी कर देगा? समन जारी कर देगा, ताकि वो उपस्थित हो, अपने दस्तावेजों और साक्ष्यों को पेश करे। समन उसी प्रारूप में होगा जो द्वितीय अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। और इस अध्याय में आदेश 5 नियम 16 आदेश CPC जो है उसके नियम ही लागू होंगे, यानी जैसे समन को यहाँ पे देखना है, ठीक। अब 23 अभिधारी कतिपय परिस्थितियों के सिवाय प्रतिवाद करने के लिए हकदार नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। लिखा हुआ है, वह अभिधारी जिस पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में समन तामील कर दी जाती है उस स्थान से बेदखली के लिए की गई प्रार्थना में प्रतिवाद तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन जिसमें वे आधार कथित हों जिन पर कि वह बेदखली के आवेदन प्रतिवाद करना चाहता है समन की तामील से 15 दिवस के भीतर फाइल ना कर दे। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट कितने समय में फाइल करना है? समन की तामील से 15 दिन। याद रहेगा, टिक कर लेना उसके ऊपर, ये टाइम लिमिट पूछते हैं, ठीक है ना। आप अंदर की जितनी बातें हैं वो अगर भूल भी जाओगे प्रीलिम्स के मान से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 15 दिन का समय आपको याद रखना है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो तो आप लोग अपने बैरेक्ट पे जो छोटी मोटी साइड में लगी होती है वहाँ लिख लो। आप जैसे 23A में लिख लो वास्तविक आवश्यकता के आधार, B पे लिख लो समन जारी करना, 3 पे लिख लो समन की तामीली से 15 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा आप लोग साइड में लिख लोगे तो आपको रिवाइज करते समय पढ़ना में आसानी रहेगी, ठीक। मैं ये भी बता देता हूँ, सेक्शन 23A 23B 23C के आधार पे भी पूछे गए कि तमन की तामीली कहाँ पे है। अब एक इंटरनल हम अभी अगले इसका जो पार्ट पढ़ेंगे इस धारा का, उसमें एक्सपार्टी ऑर्डर उस पर इसको सेटिसाइड करना दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। 15 दिन के भीतर फाइल नहीं कर देता और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से इसमें इसके पश्चात यथाबंधित इजाज़त अभिप्राप्त नहीं कर लेता। ये तो हमने पढ़ लिया कि 15 दिन के अंदर उसको अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। जहाँ वो 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता वहाँ क्या होगा,
लिखा है और समन के अनुसरण में उपसंजात होने में उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, अथवा ऐसी इजाज़त अभिप्राप्त करने में उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, अथवा उस दशा में जबकि ऐसी इजाज़त नहीं दी जाती, यह समझा जाएगा कि भूमि स्वामी ने बेदखली के आवेदन में जो कथन किए हैं वह उस अभिधारा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे मामले में उस स्थान में अभिधारी को बेदखली का आदेश कर देगा। सेकंड पैराग्राफ को लिख दो, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा, ठीक है ना। जहाँ की कब एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा, या तो प्रतिवादी यानी टेनेंट या अभिधारी उपसंजात ही नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, उपस्थित हो जाता है तो उत्तर प्रस्तुत नहीं करता, या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से उत्तर प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं लेता। अगर वैसा करता है तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी, ठीक। आगे, परंतु भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारा द्वारा पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर उपसंजात होने या बेदखली के आवेदन में प्रतिरक्षा करने की इजाज़त के लिए आवेदन करने में अभिधारी द्वारा किए गए विलंब को माफ़ कर सकेगा और जहां एक पक्षीय आदेश पारित किया गया वहां उसे पास कर सकेगा। लिख दो, एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिसाइड कर सकेगा। कोई दिक्कत है? अब आगे लिखा है उपधारा 3 में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 1 मास के भीतर अभिधारी को यदि आवश्यक हो आवेदन में प्रतिवाद करने की इजाज़त उस दशा में देगा जबकि शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन उस आवेदन से जो अभिधारी द्वारा फाइल किया गया हो ऐसे तथ्य प्रकट होते हों जो भूमि स्वामी को धारा 23A में विनिर्दिष्ट आधार पर उस स्थान का कब्जा पुनर्प्राप्ति का आदेश अभिप्राप्त करने से निरस्त कर देते हैं। अगर अभिधारी ने अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है उसके अंदर वो ये लिखता है कि भैया ये 23A में आता ही नहीं है भूमि स्वामी ने, तो ये सरकार की सेवा का कर्मचारी जो मैंने भूमि स्वामी का वर्क पढ़े, तो ऐसे आवेदनों को 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है, ये क्वेश्चन सीधा सचिन से है। सचिन, बात करने की इजाज़त दे दी जाने पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बता देता हूँ। सबसे पहले तो कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। आप सेक्शन 23D के बाजू में लिख लो प्रक्रिया प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की। और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की प्रक्रिया, और उसी के बाजू में लिख लो 6 माह के अंदर मामले को विनिश्चित कर देगा। मतलब ट्रायल कितने समय में कंप्लीट करनी है इसको? 6 माह के अंदर। ये जो हम साइड में जो लिख रहे हैं इससे ये होगा कि आप लोग जब परीक्षा के टाइम पे रिवाइज करोगे तो आपको पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सेक्शन का नंबर और ये आपने साइड में जो नोट किया इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि सेक्शन में क्या है। इसका जो उपधारा 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक उपधारणा दी गई, प्रिजम्पशन दिया गया है। वैसे आज तक नहीं पूछा है पर मुझे ऐसा लगता है कि पूछ सकते हैं। उपधारणा सिर्फ ये है कि अगर किसी भूमि स्वामी ने जो 23J के अंतर आता है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए वाद लेके आया है तो ये उपधारणा करेगा न्यायालय कि उसको वास्तविक आवश्यकता है। अब ये साबित टेनेंट को करना पड़ेगा कि उसको वास्तविक आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत घुमा के जजमेंट पूछा आप लोगों से और जजमेंट में 23J वाले भूमि स्वामी डाल दिए तो आपके इश्यूज बदल जाएंगे। साधारण भूमि स्वामी होता तो वास्तविक आवश्यकता भी उसी को साबित करनी पड़ती। जो हम इश्यूज बनाते हैं कि उसको वास्तविक आवश्यकता है कि नहीं, और फलाने शहर में उसका कोई मकान है कि नहीं, उसको साबित कर। यहाँ पे उपधारणा पलट गई, यहाँ पे पर टेनेंट के ऊपर चली गई। यहाँ पे न्यायालय तो उपधारित कर रहा है कि उसको वास्तविक आवश्यकता है, यहाँ पे टेनेंट को बताना पड़ेगा इसको उपधारित आवश्यकता है कि नहीं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना, जजमेंट बनाते समय भी। वैसे जजमेंट वो इन भूमि स्वामियों पे पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि आप लोग भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी बनने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप लोग सिविल जज बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। सर इस बार लेकिन इस बार पूछ ले तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिन क्लासेस में रिवीजन बाय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण लिखा है धारा 31 या धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन पारित किए गए किसी भी आदेश की कोई अपील नहीं होगी। इस अध्याय की देखो, अपने माइंड्स को ओपन रखना। धारा 12 में जो भूमि स्वामी आ रहे हैं वो जो आदेश कर रहे हैं उनकी अपील ही होगी, लेकिन 23 इस अध्याय 3A में जो भूमि स्वामी मुकदमा लगा रहे हैं और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ने बेदखली के लिए कोई आदेश दे दिया या नहीं दिया तो उस आदेश की केवल रिवीजन होगी, अपील नहीं होगी। ठीक है ना, ये अपने को याद रखना। बहुत कन्फ्यूज़न है बच्चों को, वो सबकी रिवीजन करके आते हैं वहाँ पे। ध्यान रखना वो कौन से अध्याय का पूछ रहा है।
अगर उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि धारा 12 के अधीन या वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए लाए गए वाद के आदेश के विरुद्ध निम्न में से क्या पोषणीय है? अपील, रिवीजन, रिव्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर अपील पोषणीय है। लेकिन उसने ये लिखा कि स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3A के अधीन अगर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आदेश दिया है तो उसके अगेन फिर रिवीजन होगी, अपील नहीं होगी। ये याद रखना, ठीक है। लिखा है उच्च न्यायालय किसी भी समय पर स्वप्रेरणा से किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पे, मैं सीधा बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं, जो ग्राउंड रिवीजन के हैं, मामले की शुद्धता, वैधता और औचित्य को जांचने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मंगा सकेगा, उनकी जांच कर सकेगा। और जब कभी भी ऐसी जांच कर रहा है तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के नियमों का पालन करेगा। इस धारा के अधीन कोई भी रिवीजन आदेश पारित किए जाने से 90 दिनों के पश्चात प्रस्तुत नहीं की जाएगी। लिमिटेशन। लेकिन वैशाली जहां कोई के जाने की अवधि स्टे ऑर्डर अगर किसी कोर्ट ने दिया हुआ, लिखा है बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर 6 मास से अधिक की काला अवधि तक प्रवर्तन नहीं होगा। आप साइड में सिर्फ स्टे ले लो, स्टे ऑर्डर की टाइम लिमिट 6 महीना, 6 महीने में स्टे ऑर्डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर उसको दोबारा और स्टे लाना है तो वापस न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। अब धारा 23G ये लोग आप लोगों को घर में पढ़ लेनी है पूरी, ये साधारण सी धारा है, वही आप लोगों की दोबारा दी गई है। भूमि स्वामियों की डेफिनेशन अपन 23G में पढ़ चुके हैं, खत्म, ये अध्याय यहाँ पे खत्म।